साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ था, उस ब्लास्ट के पीछे एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ी हुई थी जिसका उद्देश्य हमारे पूरे देश को दहलाने का था। एनआईए ने यह भी बताया है कि ये लोग ड्रोन स्ट्राइक करना चाह रहे थे, जैसे कि हमास ने किया था इजराइल के ऊपर अक्टूबर 2023 में। इन लोगों की जो पूरी साजिश थी, इसमें कई सारी लेयर्स थी, जिसमें ये जहर डाल के खाने में लोगों को मारना चाह रहे थे, कार ब्लास्ट करना चाह रहे थे, ड्रोन स्ट्राइक करना चाह रहे थे। इस तरह से पूरे देश में पैनिक कर देना चाहते थे, जिससे कि सरकार समझ ना पाए कि इसको कंट्रोल कैसे करें, लोग भी पैनिक हो जाएं, लोग सड़कों पर आ जाएं और कैसे भी यहां पर वो हो जाए जो ये करवाना चाहते हैं। इस पूरी कड़ी में जब एनआईए ढूंढने लगी, जगह जगह पर एजेंसीज, चाहे स्टेट लेवल की हो, नेशनल लेवल की हो, जैसे स्टेट लेवल की एसआईए होती है, इन सभी ने जो खोजबीन करी तो ऐसी ऐसी कड़ियां सामने आ रही हैं जिस पर कभी किसी ने एक तरीके से शक भी नहीं किया हो। जैसे डॉक्टर को पकड़ा गया, सभी डॉक्टर एक के बाद एक पकड़े जा रहे हैं, अब जर्नलिस्ट पकड़े जा रहे हैं। इसी क्रम में हुआ यह है कि कल कश्मीर में कश्मीर टाइम्स नाम का एक न्यूज़ आउटलेट है, यहां पर 2020 तक अखबार छपता था। इसको फिर बंद कर दिया गया क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा था जो देश के खिलाफ थी। जब इसे बंद कर दिया गया तो ये डिजिटल अखबार निकालने लग गया, डिजिटल वेबसाइट के रूप में काम करने लग गया। और कल जब इसके यहाँ रेड पड़ी तो ऐसी ऐसी चीज़ें मिली कि आप शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ AK-47 मिली है, यहाँ गन्स मिली हैं, बुलेट्स मिली हैं, ऐसे न जाने कितने हथियार मिले हैं जिससे किसी भी जगह पर एक बड़ा हमला किया जा सकता है। यहाँ पर इन सब चीज़ों के मिलने के बाद वहाँ के जो एडिटर हैं, जो मालिक हैं, उनका कहना यह है कि ये सब साजिश है। चलो वो तो कहेंगे ही, पकड़े गए हैं। उसके बाद देश में न जाने ऐसे कितने जर्नलिस्ट हैं जो उनके पीछे खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं ये तो प्रेस पर हमला है, ये तो फ्रीडम ऑफ प्रेस को ब्रीच किया जा रहा है, ये डेमोक्रेसी पर हमला है। उसी तरह के डायलॉग सामने आ रहे हैं जो अमूमन आते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि किस तरह से हमारे देश में नेक्सस काम करता है, किस तरह से लंबे समय तक ये हम सबको ब्रेन वॉश्ड करता आया है। इसलिए हम जाति पे लड़ रहे हैं, धर्म पे लड़ रहे हैं, अलग अलग चीज़ों पे लड़ रहे हैं, और किस तरह से ये अपनी ही चीज़ों को हम पे थोपता है अलग अलग तरीकों से। मैं एक एक चीज़ आपके सामने रखूंगा, आप बस इस वीडियो को देखना। देखिए, कश्मीर टाइम्स नाम का जो ये न्यूज़ आउटलेट है, इसको अभी जो चला रही हैं वो है अनुराधा भसीन। इनके पिताजी थे वेद भसीन, जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। 1954 में स्टार्ट किया था। पहले ये वीकली हुआ करता था, फिर 1964 से ये फिर डेली आने लग गया अखबार। समय समय पर ये किसी ना किसी वजह से कंट्रोवर्सी में रहता था। अभी लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी में आया था कल से पहले, वो 2020 में आया था जब इसे बंद कर दिया गया था। उसके बाद से इसका ऑफिस कुछ इस तरह से था और इनका कहना यह है, इनके एडिटर्स का, कि भाई ऑफिस आप खुद देख लीजिए, यहाँ पर तो कोई काम होता ही नहीं है, ये तो ज़बरदस्ती थोपी जा रही है चीज़ के AK-47 मिल रही है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो बेकार की बातें हैं। तो साहब ये समय समय पर खबरें छापता था। चूँकि कश्मीर में बेस्ड है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ भी इनका उठना बैठना था। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जो वेद भसीन थे उनका शेख अब्दुल्ला, इन सब के साथ उठना बैठना था। यहां तक कि मुफ्तीज के साथ भी था। ठीक है साहब। उसके अलावा जब इनकी वेबसाइट को देखा गया तो यह पाया गया कि समय समय पर इन्होंने जो न्यूज़ छापी हैं या समय समय पर जो वॉइस रेज करी हैं वो कुछ इस प्रकार की हैं जो भारत के खिलाफ जाती हैं और कश्मीर को अलग बनाने पर या कश्मीर की जो अलगाववाद है उसको प्रेरित करती हैं। आप 370 हटाओगे, ये उसका विरोध करेंगे। आप CA NRC की बात करोगे, उसका विरोध करेंगे। आप कोई भी काम ऐसा करो जो इस देश के हित का होगा, ये उसका विरोध करेंगे। अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उसको भी इन्होंने इस तरह से कवर किया है जिससे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये उसके खिलाफ है। आपको लगेगा कि ना मजबूरी में दो चार बातें कहनी पड़ रही है कि हाँ हाँ गलत हुआ, बाकी ये सब कुछ उसके सपोर्ट करना चाह रहे हैं कैसे भी करके। ये इन्होंने किया हुआ है। तो आप एक एक करके चीजें देखिए। जब इनके यहां रेड पड़ी, चीजें बरामद हुई, उसके बाद अलग अलग तरह के रिएक्शंस आए। रिएक्शंस तो मैं आपको दिखाऊंगा, पहले आप ये देखिए कि ये खबरें किस तरह की छापता था। ये देखिए, देखो ये कह रहे हैं अनदर अटेम्प्ट टू साइलेंस अस, यानी कि हमको दबा देने की दूसरी चेष्टा की जा रही है, ऐसा ये लोग कह रहे हैं। ये नहीं, और लोग भी कह रहे हैं इनके साथ। इसके बाद पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर एंड बियॉन्ड। इन्होंने ये कहा कि पहलगाम के बाद जो भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उससे हो क्या गया।
इस पूरी खबर में इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में इस बात का भी जिक्र किया है कि भारत सरकार ने पूरा प्रयास किया इधर से अपना ऑपरेशन चलाने का, उधर से पाकिस्तान ने भी किया, यहाँ भारत के राफेल गिर गए, अब अंत में क्या मिला, क्या सबूत है कि हमने वहाँ पर जाके फलाने आतंकी को मार दिया या फलाने आतंकी के रिश्तेदार को मार दिया। इस तरह के क्वेश्चंस इन्होंने रेज करे हैं और इनका कहना यह है कि जो फौज हमने बॉर्डर पे लगा रखी है उसको इतना ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए, हमें वहाँ फ्री मूवमेंट कर देना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स कर देना चाहिए। इस तरह से फौज लगाना, इस तरह से ऑपरेशन सिंदूर करना माहौल को और टेंस करता है, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं। इसके अलावा अभी जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसको देखिए, इन्वेंटिंग एन एनिमी विद इन, व्हाइट कॉलर हेट टू कॉम्बैट व्हाइट कॉलर टेरर। इनका कहना यह है कि जो दिल्ली में ये हुआ है, जो जितने भी डॉक्टर पकड़े जा रहे हैं, इसमें जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म चला है नैरेटिव, या व्हाइट कॉलर करके जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इनका कहना है कि जानबूझ के चलाया जा रहा है जिससे कि पूरी पूरी कौम को बदनाम किया जा सके। इसमें कौम का क्या दोष है, दो चार लोग ऐसे कर रहे हैं तो क्या हुआ, इसमें कौम को बार बार क्यों घसीटा जाता है, इस तरह की ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी आपने देखा जो दिल्ली ब्लास्ट में जो कार ब्लास्ट हुई थी उसमें जो उमर नबी नाम का व्यक्ति खुद को उड़ा गया था, उसका एक वीडियो रिलीज हुआ था बाद में, इन्वेस्टिगेशन में कहीं से मिला, तो वो उस वीडियो में इस बात को जस्टिफाई कर रहा था कि हमें खुद को उड़ा लेना चाहिए, ये तो बहुत नेक काम है, जो सुसाइड अटैक होता है इसको बड़ा नेक बता रहा था, बड़ा जस्टिफाई कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उसने खुद को उड़ाया तो वो उस चीज़ को करेगा भी। उसका वीडियो रिलीज होने के बाद भी ये अखबार या जो भी ये न्यूज़ आउटलेट है ये कह रहा है कि कथित तौर पर जिस व्यक्ति ने खुद को उड़ाया, मतलब जो आदमी कह के खुद को उड़ा रहा है उसको ये फिर कह रहे हैं कथित तौर पर जिसने खुद को उड़ाया, मतलब अभी भी ये श्योर नहीं है कि उसने खुद को उड़ाया। इस तरह से ये लोग डिफेंड करते हैं। मैं आज क्यों इसकी जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि लंबे समय से जब जब हम इन चीज़ों की चर्चा करते आए हैं, ऐसे जर्नलिस्टों की, ऐसे यूट्यूबर्स की जो यहाँ नरेटिव चलाते हैं बैठ करके पैसे लेकर के, जब हम उनकी बात करते थे तो आप में से कई लोग ये कहते थे कि अरे आप तो जबरदस्ती इनको बदनाम कर रहे हो, आप सरकार को डिफेंड कर रहे हो। अरे हम सरकार को डिफेंड करके क्या कर लेंगे, हमें अपना देश डिफेंड करना है, हमें इन दिमागों को हटाना है, ये देश को खा रहे हैं अंदर ही अंदर बैठ करके। ये हमारे देश को आज भी समस्याओं में घिरे हुए हैं, कश्मीर की समस्या, नक्सलवाद की समस्या, खालिस्तान की समस्या, अलग अलग जगह पर बम धमाकों की समस्या, उधर तमिल हिंदी की समस्या, उधर आप देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में पूरा अलग अलग स्टेट्स में कोई ना कोई समस्या। इन समस्याओं से इतने दशकों बाद भी हम निजात नहीं पा पाए। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूरा नेटवर्क ऐसा बना रखा है कि आप कभी निजात पा ही नहीं सकोगे। आप हिस्ट्री में वही पढ़ोगे जो ये पढ़ाएंगे, आप बात वही करोगे जो ये दिखाएंगे न्यूज़ में, आप वही ओपिनियन रखोगे जो ये रखवाना चाहेंगे, आप उसी नेता को चुनोगे जिसको ये चुनवाना चाहेंगे, आप पाकिस्तान के बारे में वैसी ही बात करोगे जैसे ये सोचेंगे। आप कर क्या लोगे? क्योंकि जो हिस्टोरियंस हैं, हिस्ट्री की किताब लिखने वाले, वो भी इन्हीं में से हैं, जो अखबार छापने वाले हैं वो भी इन्हीं में से हैं, जो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं वो भी इन्हीं में से हैं। और इनका भी एक और लंबा हाथ है, दिखाता हूं, देखिए। अब ये दिखाता हूं मैं आपको, अच्छा इस पर मैं बाद में आऊंगा। अब देखो, इन्हीं में से एक है राणा आयूब, ये अपने आप को पत्रकार कहती है। इसने दे दनादन किताबें छापी थी मोदी को बदनाम करने के लिए, जब मोदी सीएम थे गुजरात के। इसने कल जो ये रेड पड़ी है इस पर क्या कहा है, जर्नलिज्म इज नॉट अ क्राइम, जर्नलिज्म कोई क्राइम नहीं है, आप किस तरह से ये जर्नलिज्म पर हमला कर रहे हो, ऐसा ये बोल रही है। ठीक है, ये CPJ एशिया करके कुछ है, न्यूज़ आउटलेट है ये भी। तो इनका कहना यह है, द रेड ऑन कश्मीर टाइम्स ऑफिस इज डीपली ट्रबलिंग एंड रेजेस कंसर्न अबाउट इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन मीडिया आउटलेट्स इन जम्मू एंड कश्मीर। इनका कहना यह है कि जो रेड पड़ी है ये बड़ा चिंता का विषय है और ये चिंता और बढ़ाता है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की प्रेस पर प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। मतलब रेड पाड़ना एक तरीके से प्रेशर बढ़ाना है। आप AK-47 लेके बैठे हुए हैं, बम बंदूक पिस्तौल लेके बैठे हुए हैं, वो तो नॉर्मल बात है, लेकिन आपने चेक कर लिया तो भाई साहब प्रेशर बढ़ गया। ठीक है, आगे देखिए, अभी आपको और दिखाते हैं। ये देखिए, अनुराधा बसीन वही जो इसको चला रही है कश्मीर टाइम्स को। इनका कहना यह है, जजिंग अ कम्युनिटी बाय एक्शंस ऑफ फ्यू ब्रीड्स इनजस्टिस, कम्युनल prejudices and threatens both the secularism and security of the country।
ठीक है, वही वाली बात है, इनका कहना यह है वो जो कुछ डॉक्टर पकड़े गए हैं, इस तरह से आप इनको पकड़ के आप ये नहीं कह सकते कि इस देश में इसी तरह की चीज़ें होती हैं, आप सभी को बदनाम नहीं कर सकते, इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ता है। आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया जा रहा है, देखिए, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना सेकुलरिज्म वाली बात, क्योंकि मैं इसको रिलेट करूंगा भी एक चीज से। फिर ये अनुराधा बसीन क्या कह रही हैं, फ्रॉम दिल्लीज स्ट्रीट चिल्ड्रन शेल्टर्स टू न्यूयॉर्क सिटी हॉल, जोहरान ममदानीज राइज इज अ स्टोरी ऑफ फेथ, पॉलिटिक्स ग्राउंडेड इन एम्पैथी एंड अ फैमिली लेगेसी। जोहरान ममदानी, अ मुस्लिम नेम न्यूयॉर्क नोज हाउ टू प्रोनाउंस। आपको क्या पढ़ाया? सेकुलरिज्म। और यहां किस बात की खुशी मनाई जा रही है कि न्यूयॉर्क का मेयर एक मुस्लिम बना है। आप देख रहे हैं अंतर? फिर आप कहेंगे हम गलत हैं। अभी और देखिए। अच्छा, न्यूयॉर्क का मुस्लिम बन गया है ऐसा नहीं है, दुनिया के तमाम जगहों पर कुछ भारतीय ऐसे हैं जो आज भी शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, उनका कभी जिक्र नहीं किया होगा इन्होंने, लेकिन इसकी बड़ी चिंता है, कारण ये मुस्लिम है। और देखिए अनुराधा बसीन, फ्रेंडशिप, हाँ अब अफगानिस्तान पर इनका व्यू पॉइंट देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रेंडशिप विद अफगान तालिबान इज नॉट एज मच अ प्रॉब्लम बट अ फॉरेन पॉलिसी एंकर्ड इन डॉगमेटिक मूरिंग्स, वोट बैंक पॉलिटिक्स एंड अ लैक ऑफ विजन फॉर गेनिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस इज फ्राइटनिंग। ठीक है, आगे, इंडिया एंड तालिबान मीटिंग ऑफ टू आइडियोलॉजिकल कजन्स, यानी दोनों कजन हैं एक विचारधारा के। इनका एक तरीके से तालिबान के साथ हमारे जो रिश्ते बेहतर हुए हैं या जो हम तालिबान के साथ करना चाह रहे हैं मिलकर के, ये उसके खिलाफ हैं। अच्छा, हम तालिबान के नजदीक जाएंगे, इससे परेशानी किसको होगी? पाकिस्तान को। और हम तालिबान से दूर जाएंगे तो फायदे में कौन रहेगा? पाकिस्तान रहेगा। तो हम तालिबान के जब नजदीक जा रहे हैं तो पाकिस्तान को भी दिक्कत है और इनको भी दिक्कत है। बाकी आप समझदार हैं। ये कुछ और पत्रकार हैं जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, इनके भी आप व्यू पॉइंट देखिए। डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस एंड इन साइलेंस अगेंस्ट सच पेटेंटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स। डेमोक्रेसी खतरे में पड़ गई है इस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड रेड्स की वजह से। ये जो कश्मीर टाइम्स से पड़ी है, डेमोक्रेसी बड़ी जल्दी खतरे में आती है। अभी देखना प्रेस की जो फ्रीडम है वो भी खतरे में आएगी। इन बाकी लोगों का ये करते हैं। अब देखिए, ये है शबनम हाशमी, ये अपने आप को समाजसेवी कहती हैं। अब इनका व्यू पॉइंट देखिए, समाजसेवी भी हैं इसमें, केवल पत्रकार, प्रोफेसर, डॉक्टर ना, समाजसेवी भी हैं। देखिए, स्ट्रांगली कंडेम रेड्स ऑन कश्मीर टाइम्स, कश्मीर टाइम पे जो रेड पड़ी है उसको उन्होंने कंडेम किया है। वन ऑफ द लास्ट इंडिपेंडेंट वॉइसेस फॉर ट्रुथ, अकाउंटेबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग, दिस इज एन अटैक ऑन फ्री प्रेस। फ्री प्रेस पर अटैक है, ये है, ठीक है। अब राजदीप सरदेसाई ने ये ट्वीट किया है। एक्चुअली हुआ ये है कि यहां पर इल्तिजा मुफ्ती का एक इंटरव्यू टाइप का उन्होंने लिया था। इल्तिजा मुफ्ती महबूबा मुफ्ती की बेटी है। इल्तिजा मुफ्ती तो इसको बुरी तरह से कंडेम कर रही हैं और ये कह रही हैं ये तो हो सकता है पुलिस ने ही रख दिया हो, प्री प्लान्ड हो, और इस कदर भड़की हुई है कि ये कैसे रेड मार दी गई है, ये बिल्कुल गलत है, आप देखिए ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। इतनी ज्यादा बेचैनी, इतने ज्यादा परेशान एक ऐसे छोटे से मीडिया आउटलेट के लिए, जैसे तुम खुद कह रहे हो कि आज के 4-5 साल पहले बंद हो चुका है, केवल ऑनलाइन इसका आउटलेट चल रहा है, वो भी थोड़ा थोड़ा। इसके लिए इतने बेचैन तुम क्यों हो यार? हैरानी की बात है। यहां बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें इस देश में हो जाती हैं, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ डेली होता रहता है, उसके लिए तो कभी इतने नहीं फड़फड़ाते। एक वो जोहरान ममदानी का क्या बन गया, सबके सब ऐसे एक्साइटेड हो गए जैसे पता नहीं खुद ही बन गए क्या। आप जानिए जानिए आगे और देखिए। ये आरफा खानम शेरवानी, ये वायर में है। अब इन्होंने ये न्यूयॉर्क गई हुई हैं, इनका ट्वीट देखिए। इन जोहरान्स न्यूयॉर्क बाय द बो ब्रिज, पता नहीं क्या है, AQI 15 है वहां का, तो इस बात से बड़ा खुश हैं। AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब आप देखिए एक चीज, AQI 15 है, ये तो आपने गौर कर ही लिया। सबसे पहली लाइन देखिए, इन जोहरान्स न्यूयॉर्क, जैसे न्यूयॉर्क जोहरान के बाप का है। किस कदर खुश हैं ये लोग भाई। 15 AQI वहां का है,
एक तरीके से बताना चाह रहे हैं कि दिल्ली का AQI देखो कितना ज़्यादा है, वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, और देखो ज़ोहरान के न्यूयॉर्क में कितना कुछ अच्छा है। जबकि वो ज़ोहरान जो भी पद भी ग्रहण नहीं किया है, केवल वोट के लेकर के जीता है, इन्होंने पहले से क्रेडिट दे दिया कि ज़ोहरान चूंकि यहां पे हैं इसलिए AQI 15 है। अब आप देखिए, आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने वाले लोग किस तरह से एक धर्म के पीछे खड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि गलत कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहे हैं। हम भी इस चैनल पे वीडियो लेकर के आपके सामने आते हैं, मेरा चरित्र शुरुआत से लेकर अब तक एक जैसा है, क्लियर कट है कि ये है तो ये है, लेकिन इनका दोहरा है। ये हमारे सामने कोई और बात करते हैं और अपनी मंशा दूसरी रखते हैं। हम एक ही मंशा के साथ चलते हैं कि हमें देश को देखना है, देश के लिए क्या बेहतर है, बस दैट मैटर्स। अब मैंने क्यों जिक्र किया इस आरफा खानम शेरवानी का, आगे देखिए अगले पोस्ट में। अभी हुआ ये था, सत्य साईं जी का कुछ कार्यक्रम था, तो वहां मोदी जी गए हुए थे, सचिन तेंदुलकर गए हुए थे, कई सारे और लोग आए थे, ऐश्वर्या राय भी आई थी। ऐश्वर्या राय ने मोदी जी के पैर छुए थे, वो क्लिप जो वायरल हुई थी। वहीं पर ऐश्वर्या राय ने एक भाषण टाइप का दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि दुनिया में केवल एक ही जाति होती है और वो होती है ह्यूमैनिटी। एक ही रिलीजन होता है, वो है ह्यूमैनिटी। तो अच्छी बात है, हम सब इस चीज़ को मानते हैं। इस चीज़ पर तंज कस रही है आरफा खानम शेरवानी और कह रही हैं कि ऐश्वर्या राय ने इस भाषण को मोदी जी के सामने दे करके एक तरीके से मोदी जी को जवाब दिया है करारा। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, तुमने कह लिया। आगे देखो उन्होंने एक लाइन क्या जोड़ी है। इनका कहना यह है कि ऐसे कालखंड में जहां पर शिल्पा शेट्टी और एकता कपूर, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदू जोकर्स के सभा में शामिल होते हैं, यानी कि ऐसे कालखंड में जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे हिंदू जोकर की सभा में एकता कपूर और शिल्पा शेट्टी शामिल हो रही हैं, वहां पर ऐसे काल में ऐश्वर्या राय ने मोदी जी के सामने इस तरह का जवाब दिया है। यानी कि आपके हिंदू के जो गुरु हैं, आपके सनातन को आगे बढ़ाने वाले जो लोग हैं, उनको जोकर कहा जा रहा है, और इनका कौम का आदमी अगर वहां जीत जा रहा है जो ना इनसे कोई संबंधित है, जो ना इनके देश का है, जाहिर सी बात है यूएस का है, और जिसका ना इनसे कोई लेना देना है, वो अगर वहां जीत जा रहा है तो उसके साथ इनका अपनत्व जाहिर हो रहा है। आप देख लीजिए किस तरह से ये खुद धार्मिक एंगल में बंधे हुए हैं और आपको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं। दिक्कत ये है। और बात कर रहे हैं कास्टिज्म की। कौन सा वो नेता है जो लगातार कास्ट 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 कर रहा है पिछले 1-1.5 साल से? आप बताइए, हर जगह कास्ट ढूंढ रहा है, उसको जवाब दीजिए ना। आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 11 साल में एक बार भी किसी कास्ट को अगर टारगेट किया हो तो बताइए, बताइए। तो इसमें ये फंस जाएंगे, बात नहीं करेंगे। खैर, इनसे क्या ही मतलब है। अब आगे आते हैं, एक चीज और मैं आपको दिखाऊं। ये क्या हो गया, देखिए, अरुंधति रॉय, वॉइस द स्टेट वांट्स साइलेंस्ड। कश्मीर टाइम्स ने छापा था कि अरुंधति रॉय एक ऐसी आवाज है जिसे राज्य चाहता था, जिसे देश चाहता था, उसे दबा दिया गया, साइलेंस्ड कर दिया गया। अब अरुंधति रॉय कौन है ये भी देख लीजिए। अरुंधति रॉय 2010 में दिल्ली में एक स्पीच देती हैं जहां पर यह कहती हैं कि कश्मीर कभी भी भारत का हिस्सा नहीं था, कश्मीर को भारत ने जबरदस्ती कब्जाया हुआ है और कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। इस बात को लेकर के इस लेडी ने एक सभा करी थी, कॉन्फ्रेंस करी थी, भाषण दिया था, और समय समय पर कश्मीर के इंडिपेंडेंस को लेकर के ये कुछ ना कुछ बोलती आई है। ठीक है, अरुंधति रॉय। इस अरुंधति रॉय को कुछ तस्वीरों में आप देखिए। अरुंधति रॉय दिख रही है यासीन मलिक के साथ, यासीन मलिक दिख रहा है मनमोहन सिंह जी के साथ, यासीन मलिक फारूक अब्दुल्ला के साथ दिख रहा है, यासीन मलिक अब ये किसके साथ दिख रहा है? हाफिज सईद के साथ। बाकी आप समझदार हैं। और देखिए, अरुंधति रॉय के बारे में इस तरह की खबर कश्मीर टाइम्स ने छापी, ठीक है। अब अरुंधति रॉय को किस तरह से तैयार किया गया है वो भी देखिए। अरुंधति रॉय, ये देखिए, इनको बुकर प्राइज मिल चुका है फिक्शन के लिए 1997 में, नोवेलिस्ट भी है, नोवेल भी लिखती हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल कॉजेज और ह्यूमन राइट्स के लिए भी इनको अवार्ड मिल चुके हैं। इनको 2024 में पेन
पिंटर प्राइज मिल चुका है जिसे इंग्लिश पेन ने दिया है, और शी नेम्ड इम्प्रिजन्ड ब्रिटिश इजिप्शियन राइटर एंड एक्टिविस्ट अला अब्द अल फतह एज अ राइटर ऑफ करेज। यानी कि तमाम तरह के अवार्ड्स इस महिला को मिल चुके हैं। ठीक है, अब एक चीज आपको और दिखाता हूं। ये सीमा चिश्ती हैं, ये भी इस तरह की बातें करती रहती हैं। इन्होंने भी कश्मीर टाइम्स पर जो हुआ है उसको शेमफुल बताया है। अब आगे देखना, फन फैक्ट, इंडिया इज इन दी बॉटम हीप 151 ऑफ 180 कंट्रीज इन दी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। यानी कि प्रेस की फ्रीडम की रैंकिंग के मामले में भारत 180 देशों में से 151 पे आता है। तो भारत की स्थिति तो वैसे ही खराब है, और इस चीज को ये और जस्टिफाई कर रहा है जिस तरह से कश्मीर टाइम्स पर रेड पड़ी है। ठीक है, अब आप पूरी कड़ियां देखना। कड़ियां क्या हैं? कड़ियां ये हैं, जिस इंसान को इस तरह की अलगाववादी बातें करने के लिए तैयार किया जाता है, उस इंसान को पहले एक इमेज दी जाती है। इमेज कैसे दी जाएगी? मान लो मैं हूं, अब मुझे यूएस ये चाहता है कि मैं कश्मीर के खिलाफ बातें करूं, तो मैं अगर ऐसे बात करूंगा तो मेरी बात कोई नहीं मानेगा। पहले मैं 2-3 किताबें लिख दूंगा, उन किताबों पर बढ़िया सा अवार्ड मेरे को दे दिया जाएगा, या मैं जर्नलिस्ट हूंगा तो मुझे उस पर अवार्ड दे दिया जाएगा। इससे मेरे प्रति विश्वसनीयता बढ़ जाएगी लोगों में कि हाँ ये तो फलाना अवार्ड प्राप्त व्यक्ति हैं। उसके बाद मेरे को 2-3-4 जगह लेक्चर दिलवाए जाएंगे, इस तरह के लेक्चर दिलवाए जाएंगे, मैं हाईलाइट हो जाऊं। उसके बाद धीरे 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 मुझे और बड़ी जगहों पर प्रमोट किया जाएगा, फिर मुझे ऐसी चीज़ों में शामिल करवा दिया जाएगा जो अलगाववाद को प्रेरित करती हों। अब उन चीज़ों में चाहे इन लोगों से मिलना हो या अन्य गतिविधियां हो, तो अवार्ड दे करके आदमी को तैयार किया जाता है। मोहम्मद यूनुस उसका एग्जाम्पल है। मोहम्मद यूनुस को अगर नोबेल पीस पुरस्कार नहीं मिला होता तो कोई स्वीकार नहीं करता कि इसे बांग्लादेश का हेड बनाना चाहिए, बांग्लादेश का हेड बना देना चाहिए। इसे बांग्लादेश की जनता ने इसे स्वीकार कर लिया। कारण क्या था? उसके पास अवार्ड चिपका हुआ था, और अवार्ड किसको दिलवाना है किसको नहीं दिलवाना बड़े बड़े देशों के हाथ में है। पहला पॉइंट, अवार्ड के जरिए आदमी को चमकाना। दूसरा पॉइंट, इंडेक्सेस में किसी भी देश की किसी भी चीज को नीचे कर देना। अब इंडेक्स ये जो दिखाया है इसने कि 180 में से 151 में हम आ रहे हैं, ये इंडेक्स कौन निकालता है? यूरोपियन कंट्रीज, कुछ अमेरिकन एजेंसीज निकालती हैं। वो जिसको चाहे ऊपर कर दें, जिसको चाहे नीचे कर दें। कल या परसों अमेरिका की तरफ से बयान आया है, वहां की कहीं किसी जगह पर चीज छपी है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो युद्ध हुआ था अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसमें पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अच्छी खासी विजय प्राप्त करी है, भारत को अच्छा खासा डोमिनेट किया। इस तरह से वहां बातें चल रही हैं। अब पूरी दुनिया में माहौल बनाया जा सकता है कि हाँ पाकिस्तान जीता था, भारत हारा था। क्या कर लोगे आप? दुनिया में जितने भी न्यूज़ आउटलेट पढ़े जाते हैं, बड़े बड़े जितनी भी मैगजीन्स पढ़ी जाती हैं, सब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स जो देखे जाते हैं, जिनकी पूरी दुनिया आवाज़ सुनती है, वो सब वेस्ट के हैं। वेस्ट जैसा नैरेटिव चाहे वैसा नैरेटिव कर देगा। तो जो नैरेटिव जैसा चाहे वैसा कर सकता है, जो जिसको चाहे उसको अवार्ड दे सकता है, जो जैसी रैंकिंग चाहे वैसी रैंकिंग किसी को पकड़ा सकता है, चाहे डेमोक्रेसी में, चाहे प्रेस में, चाहे किसी भी चीज़ में, तो वो क्या नहीं कर सकता। कल तक जिस शेख हसीना को बताया जा रहा था कि ये बहुत बड़ी डिक्टेटर है, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है क्या वो बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है? लेकिन उस पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। कल तक नेपाल में जो बात बताई जा रही थी कि साहब ये हो गया वो हो गया, आज नेपाल में क्या सब अच्छा है? क्या पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है? साहब बड़े बड़े देश जो चाहे ना वो कर सकते हैं। आज हम और आप जाति पे लड़ रहे हैं, हम और आप ये सिद्ध कर रहे हैं कि नहीं ये अच्छा है ये बुरा है, हम और आप अपने लोगों पे लड़ रहे हैं, तो हम लड़ नहीं रहे, हमें लड़वाया जा रहा है। आप जो 4 फैक्ट दिमाग में भर के बैठे हुए हो वो उस किताब के हैं जो आपको पढ़वाई गई है। मैं आज आपसे फिर कहता हूं कि मिडिवल काल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 ऐसे राजाओं के नाम बताओ जो भारत पर शासन किए हों, तो आप 5 मुगल राजाओं के नाम ले दोगे, लेकिन भारत के हिंदुस्तान के 5 राजाओं के नाम आपको याद नहीं होंगे, साउथ के भी 5 राजाओं के नाम आपको याद नहीं होंगे। कारण कि आपको जानने ही नहीं दिया गया। आपको जबरदस्ती बताया गया कि आप आर्यंस हो, आपको जबरदस्ती बताया गया कि आप द्रविडियन हो, आपको आर्यन और द्रविड़ के नाम पर नॉर्थ साउथ में डिवाइड क्रिएट किया गया। धीरे धीरे आपको बताया गया कि आप ऊंची जाति हो, आप नीची जाति हो। आप ये अंग्रेजों के काल से पहले आप मुझे बता दो कहीं भी ये जातिवाद का सिस्टम ज्यादा रहा हो तो। जातिवाद से मेरा मतलब है जो दलित की राजनीति है, ये दलित की राजनीति अंग्रेजों के काल से पहले बता दो अगर कहीं भी है तो। है ही नहीं कहीं। ये जानबूझ के कॉइन किया गया था जिससे कि डिवाइड हिंदुओं में भी क्रिएट हो जाए। तो ये पूरे सोची समझी साजिश है जिसके आज आपको अंश देखने को मिल रहा है। ये तो एक बहुत छोटा अंश है। खोदने बैठोगे तो न जाने कितनी ऐसी चीजें निकल के आएंगी कि शॉक्ड हो जाओगे कि किस तरह से नैरेटिव गढ़ा जाता है।
तब जाके आपके देश को कमज़ोर किया जाता है। और आप इस बात पे लड़ते रहते हो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेक्युलरिज्म, ऐसे शब्द हमारे दिमाग में भर दिए गए हैं जिसकी आड़ में जो चाहे सो कर लो, जो चाहे सो कर लो। वहाँ जोरान ममदानी जीत जाएगा तो उसको आप सेलिब्रेट करिए जैसे वो आपका भाई लगता था क्या। इस तरह से सोची समझी पूरी एक तरीके से साजिश चलती है। उम्मीद है मैं अपनी बात को कन्वे कर पाया हूँगा। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।